Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, Chapter number 2, Understanding 1 paper. It contains 20 short questions comprising 2 MCQs, 4 long and 14 short questions. Okay, in the Understanding paper, your concepts are checked. MCQs number 1. When an electron jumps from lower orbit to higher orbit, एनर्जी इज। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन लो से हायर ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है, तो उसकी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो हम हमारा सांस फूल जाता है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए। इसी तरह पहाड़ के ऊपर जब हम चढ़ते हैं नीचे से ऊपर तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है लो से हायर ऑर्बिट में तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। बाकी यहाँ एमिट का मतलब रिलीज़ ही है, रेडिएट का मतलब भी रिलीज़ ही है, तो ये रॉन्ग है। MVR किसके इक्वल होता है? ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है बुक के अंदर एंगुलर मोमेंटम का, NH/2π। ऑप्शन नंबर डी is correct. Next short question, explain how positive rays are formed from the gas taken in the discharge tube. ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है उससे पॉजिटिव रेज कैसे बनती हैं? सो हियर ये पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज हैं, पॉइंट नंबर 4 इसके अंदर इसको इलस्ट्रेट किया गया है। तो ये जो रेस हैं ये एनोड से नहीं निकलती, जैसे आपने कैथोड रेस में पढ़ा था कि कैथोड में से रेस निकलती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कैथोड रेस। ठीक है, लेकिन ये एनोड से नहीं निकलती। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि फिर ये कहाँ से बनती हैं? जब कैथोड रेस, ठीक है, कैथोड रेस जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई ना कोई गैस होती है ना, उसके साथ जब कैथोड रेस टकराती हैं तो उनके तो गैस के मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देती हैं। आयनाइज मींस आयन में कन्वर्ट कर देती हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है M, इसके साथ कैथोड रे आके टकराई। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं ना, तो ये E- इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब कैथोड रे या फिर इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ गैस के साथ टकराई तो गैस जो है वो आयन में चेंज हो गई, M+ बन गई। ठीक है, और इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, गैस के अंदर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला। एक इलेक्ट्रॉन ये पहले का था और एक अब इसके अंदर से निकला, टोटल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। तो इस तरह हमारे पास ये जो M+ बनी है एक्चुअली ये है पॉजिटिव रेस। ठीक है, तो ये एनोड से नहीं निकली बल्कि ये इस तरह के रिएक्शन से बनी है पॉजिटिव रे। ये वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है हु गेव द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी बच्चों डाल्टन ने दी थी। ठीक है, आप इसके साथ उसकी स्टेटमेंट भी, पॉस्टुलेट भी लिख सकते हैं, उसका एक दिया हुआ इंट्रोडक्शन में। दिस वन 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम? यस बच्चों, एक ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, कैसे बच्चों? हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है कि एक प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, ठीक है, और उसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन उसके अंदर नहीं होता। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है हाउ एनोड रेज आर फॉर्म फ्रॉम द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, बस उसने पॉजिटिव रेज की जगह एनोड रेज लिख दी है। ठीक है, बात वही है। 5th है हाउ वाज इट प्रूव दैट होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन इट्स सेंटर। कि एटम का पूरा मास उसके सेंटर में प्रेजेंट है, ये बात कैसे प्रूफ हुई? तो बच्चों ये रदरफोर्ड ने प्रूफ की। ठीक है, ये रदरफोर्ड का जो रिज़ल्ट्स हैं उसके अंदर रिज़ल्ट नंबर 2 और 3 आप इसमें कोट कर सकते हैं।
कि पहले तो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट का देंगे ना कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉयल। ठीक है, कम से कम एक लाइन आप ये लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन अ थिक ऑन अ गोल्ड फॉयल। ठीक है, तो उसके बाद आप ये दोनों रिजल्ट्स लिखेंगे कि few particles were deflected that prove that there is a center of positive charges in an atom which is called the nucleus of atom। ठीक है, जो उसने अल्फ़ा पार्टिकल ऊपर बम्बार किए थे, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल मुड़ कर वापस आ गए। दैट मीन्स कि वो किसी चीज़ के साथ टकराए हैं और वो चीज़ पॉजिटिव चार्ज की थी। ठीक है, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल थे उन पर भी प्लस चार्ज था। ठीक है, तो वो सेंटर वाले न्यूक्लियस से टकराए, न्यूक्लियस के ऊपर भी प्लस चार्ज था, तो प्लस प्लस रिपेल हुए, इसलिए तो मुड़ के वापस आ गए। ठीक है, तो इससे पता चला कि जो सेंटर है उसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो उसके अलावा वो कहता है कि कुछ कंप्लीट रिबाउंस हो गए, तो पार्टिकल बिल्कुल ही वापस आ गए। उससे पता चलता है कि न्यूक्लियस जो था बहुत ही डेंस और हार्ड था। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ज़्यादातर एटम का मास जो है वो सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इन इट्स सेंटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी क्या है जो रदरफोर्ड ने, पहले आप वो लिखेंगे, बाद में आप उसका और क्वांटम का डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स में क्लासिकल थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर चार्ज पार्टिकल, तो उन्हें हर वक्त अपनी एनर्जी रिलीज़ करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लासिकल थ्योरी है। अब अगर आप डिफरेंस बना के लिखेंगे क्लासिकल थ्योरी क्वांटम थ्योरी का, तो आप लिखेंगे क्लासिकल में आप फिर यही बात लिख देंगे, और क्वांटम में आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट emit or release energy continuously, rather it has fixed amount of energy called quanta। ओके, दिस वन, यहाँ से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से लेके क्वांटाइज्ड और फिक्स एनर्जी तक, तो ये डिफरेंस की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में कितने सब शेल होते हैं, 2 ही सब शेल होते हैं। ठीक है, जो शेल का नंबर होता है इसी से पता चलता है कि कितने सब शेल होंगे। तो सेकेंड शेल है, इसका मतलब है इसमें 2 ही सब शेल होंगे। ठीक है, एक एस और एक पी। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आप किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन गोल्डस्टेन ने। ठीक है, एक्सप्लेन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, ये हैं 3 आइसोटोप्स। ठीक है, और इन सब का एटॉमिक नंबर 1 ही है, लेकिन एटॉमिक मास इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। दैट मीन्स इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन की तादाद कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 1 - 1 0 न्यूट्रॉन है इसमें, लेकिन इसमें 2 - 1 करेंगे तो 1 न्यूट्रॉन है, और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन सब में 1 ही है। ठीक है, ये डायग्राम भी आप बनाएंगे और साथ में आप लिखेंगे। अच्छा, डिफाइन आइसोटॉप्स और इसकी एग्जांपल। तो ये आइसोटॉप्स क्या है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। ठीक है, कि आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें सबका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जैसे हाइड्रोजन में सबका 1 है। ठीक है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, एग्जांपल भी आप हाइड्रोजन की दे सकते हैं। इसमें आप ज़रूरी नहीं है डायग्राम बनाए, बस आप इनके नेम्स और इनके ये जो इनके फार्मूलाज हैं ये आप साथ साथ लिखें। नेक्स्ट, विच ऑफ द आइसोटोप हाइड्रोजन कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन सा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसमें न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन है। ट्रीटियम, ठीक है, ट्रीटियम
आप साथ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, साथ ये चीज़ लिख सकते हैं, तो उससे पता चलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन द एम शेल इफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है। एम शेल का पूछ रहा है, तो पहले तो हम इसके देखते हैं ना, के में कितने, सबसे पहले के शेल आता है, फिर एल, फिर एम। ओके, के के अंदर आते हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं। सो ये हमारे पास है न्यूक्लियस, फिर आता है जी के शेल, के, फिर आता है जी एल शेल, और फिर आता है जी एम शेल। ओके, के अंदर जैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकते हैं। ठीक है, टोटल उसने हमसे पूछा है कि 15 इलेक्ट्रॉन हैं एक एटम में। टोटल उसने कहा है कि 15 हैं, तो 2 और 8 कितने हुए, 10 तो ये हो गए, पीछे कितने बचे, 5। तो एम में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इज़ द आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन फिशन रिएक्शन ऑफ U235। तो U235 के फिशन रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। साथ में आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। हेयर यू गॉट द इक्वेशन, दिस वन। ठीक है, देखिए इसमें 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो ये आप इक्वेशन भी लाजमी साथ लिखेंगे। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है, जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं, और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं, और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां आप कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है, और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है, और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन शेल एंड सब शेल। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है पेज नंबर 34 पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो वाला टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ तक आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट से ऊपर ऊपर तक आएगा। ठीक है, उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पहले आप बताएंगे कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेंटर में उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको पता है कि बोहर वाले एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स ख़ास एनर्जी लेवल्स में ही मूव कर रहे होते हैं, यानी कि शेल्स में मूव कर रहे होते हैं, और हर शेल की फ़िक्स एनर्जी होती है। ठीक है, फिर आगे आप बताएंगे जो शेल्स एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम n वैल्यूज़ से शो करते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन हो सकती है। ठीक है, पहला शेल है तो n इज़ इक्वल टू 1, दूसरा शेल है तो n इज़ इक्वल टू 2, तीसरा है तो n इज़ इक्वल टू 3, इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है कि हम इनको अल्फ़ाबेट से भी शो करते हैं। पहले शेल को k शेल से, फिर दूसरा है l, फिर थर्ड है m, फिर इस तरह सो ऑन। ठीक है, और वो कहते हैं कि जो शेल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, यानी कि पहला शेल K है ना, तो K न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, तो K की एनर्जी सबसे कम होगी। इसी तरह फिर L की एनर्जी होगी, फिर M की होगी, और N की फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे एनर्जी के बारे में। फिर आप शेल की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। ठीक है, तो उसके बाद आप इसकी जो हैं वो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे कि शेल्स को सर्कल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके लिए फार्मूला है 2n² का। ठीक है, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, लाइक अगर आप देखना चाहते हैं कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप इस तरह से देखेंगे 2n²
स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है। तो पहले शेल में आप देखना चाह रहे हैं तो n की जगह आप 1 पुट कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरे शेल में देखना चाहते हैं तो n की जगह पे आप 2 पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 2 4 ज़ा 8, यानी दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इस तरह से थर्ड शेल का आप निकालेंगे 18 आएगा, फोर्थ का निकालेंगे 32 आएगा, ठीक है। आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट सब शेल के बारे में आप लिखेंगे आ शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ सब शेल निकालने हों कि एक शेल में कितने सब शेल होंगे तो उसकी n वैल्यू से ही पता चलेगा। जैसे पहले शेल की n वैल्यू है 1, तो इसका मतलब है पहले शेल में एक सब शेल भी होगा, ठीक है। पहले शेल का एक सब शेल होता है और वो होता है s, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए तीसरे शेल के कितने सब शेल होंगे तो उसका तीसरा शेल है यानी n की वैल्यू 3 है, इट मीन्स उसके 3 मज़ीद सब शेल होंगे, SPD 3 सब शेल, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर छोटा सा टेबल भी बना हुआ है, वो भी आप साथ ड्रॉ करेंगे कि पहला n की वैल्यू 1 है, K शेल तो उसमें ओनली S सब शेल है, फिर SP है, फिर SPD है, फिर लास्ट वाले शेल में SPDF है। ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेटमेंट टेस्टिंग प्रिवेलिंग थ्योरीज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन देम, ठीक है। यह आपके पास है लास्ट पेज के ऊपर साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। ये आप इसमें कोड करेंगे सारा, ठीक है। इसमें एक्चुअली वो क्या कहता है, वो कहता है कि साइंस नॉलेज का तरीका है और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैसे सारे चीज़ों को डिस्कवर किया। उन्होंने पहले ऑब्ज़र्व किया, फिर ऑब्ज़र्व करके उन्होंने थ्योरीज बनाई। जब उन्होंने प्रूव किया कि उनकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है तो उन्होंने थ्योरी बनाई। लेकिन वो कहता है कि थ्योरी जितनी मर्ज़ी अच्छी है और जितनी मर्ज़ी ऑब्जर्वेशन को प्रूव कर रही है, हर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है कि कोई और थ्योरी आ जाए और उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दे, ठीक है। यानी साइंटिस्ट जो है नॉलेज कभी भी ख़त्म नहीं होता। डिफरेंट अदर साइंटिस्ट जो हैं वो उसको चैलेंज करते रहते हैं, थ्योरी को, उसके बारे में सर्च करते रहते हैं और जैसे नई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अपनी सामने रखते हैं। हो सकता है वो पिछली थ्योरी से बेटर हो, ठीक है, तो या वो ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस को प्रूव कर सकती हो। इस वजह से पिछली थ्योरी फिर डिस्कार्ड हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो चाहे न्यू है थी, चाहे ओल्ड है थी, जितनी मर्ज़ी ओल्ड थी, ठीक है, उनको डिस्कार्ड करने का काम चलता ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो थ्योरीज़ को टेस्ट करना ये बार बार होता रहता है और जब वो टेस्ट होती हैं तो फिर उनमें चेंजेस भी आती हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट को भी पता है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो कंप्लीट ट्रूथ पता लगा सकें, लेकिन फिर भी वो हमेशा बेहतर से बेहतर थ्योरीज़ लाने की और इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करते रहते हैं और इसी तरह से वो जान पाएँ दुनिया और दुनिया किस तरह से दुनिया में चीज़ें काम करती हैं। तो ये सारा कुछ इसमें आएगा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड और राइट देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें आप सारा कुछ लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर्टीज़, डायग्राम भी लाजमी बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोटॉन्स की डिस्कवरी है, दिस वन 1886 में गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किए थे, ठीक है। ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ये आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, एनोड है, एनोड पे हमेशा प्लस चार्ज होता है। ये वैक्यूम पंप की तरफ जा रहा है, यानी जो अंदर गैस फिल की गई है उसका प्रेशर हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, गैस ज़्यादा करनी है, गैस कम करनी है। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ जो है वो एनोड कनेक्ट होता है हमेशा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कैथोड होता है। कैथोड के अंदर होल्स किए गए हैं, ठीक है, इसे कहते हैं परफोरेटेड कैथोड, सुराख वाला कैथोड, ठीक है। और उसके बाद ये तो कैथोड रेस के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं कि कैथोड रेस पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो निकल रही हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अब गोल्डस्टेन ने ये देखा कि कैथोड रेस के अलावा उसने ऑब्ज़र्व किया कि कोई और भी रेज़ हैं
जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होती हैं और वो कैथोड रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, ठीक है। तो उसने ये देखा कि ये जो सुराख थे कैथोड के अंदर, ये उसमें से उसकी पॉजिटिव रेज जो है वो उसके अंदर से गुजर गई, ठीक है, और उन्होंने इस वॉल के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि ये रेज जो हैं केनाल रेज हैं। केनाल उसने जस्ट इसलिए वर्ड दिया कि जो होल्स थे इनको उसने कहा ये केनाल है, केनाल्स के अंदर से गुजरी हैं, दैट्स वाई उसने उन्हें कहा ये केनाल रेज कहलाती हैं, ठीक है। फिर उन रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन कैथोड रेज जिस तरफ जाती हैं उससे ऑपोजिट ट्रैवल करती हैं, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इनको रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट होती है, ठीक है। तो ये इन रेज जो हैं इन पे क्योंकि प्लस चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी, ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वहाँ पे मूव कर जाएंगी, इससे पता चलेगा कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर इनकी जो नेचर है कैनाल रेज की वो डिपेंड करती है कि जो गैस इनके अंदर फिल की गई है, ठीक है, इसके अंदर एक गैस फिल की गई होती है, उस पर डिपेंड करती है इसकी नेचर, ठीक है। यानी अगर हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे तो कैनाल रेज का मैस कुछ और होगा, लेकिन अगर हीलियम गैस फिल करेंगे तो कैनाल रेज का मैस पहले से ज़्यादा होगा, क्योंकि हीलियम का मैस आपको पता है ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरह से जो गैस फिल करेंगे उस हिसाब से कैथोड रेज चेंज होंगी, कैनाल रेज चेंज होंगी। फिर फोर्थ में उसने वही पॉइंट जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, कि ये कहाँ से बनती हैं, कैथोड से नहीं बनती, बल्कि ये कैथोड रेज जब गैस के साथ टकराती हैं फिर प्रोड्यूस होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि इनका जो मैस है वो प्रोटॉन के ही इक्वल है या फिर प्रोटॉन के सिंपल मल्टीपल के इक्वल है, ठीक है। प्रोटॉन का मैस 1840 टाइम्स ज़्यादा है दैन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके। प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है, और जब इन रेज का मैस देखा गया तो वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल पाया गया या उसके मल्टीपल के इक्वल पाया गया, ठीक है। तो नीचे एक कंक्लूजन है कि मैस इनका जो मैस और इनका जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि कौन सी गैस फिल की गई है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो इनका मैस कुछ और होगा, हीलियम गैस होगी तो इनका मैस और चार्ज कुछ और होगा, इस तरह आर्गोन होगी तो फिर चेंज होगा, क्योंकि हर एक में प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है, दैट्स वाई, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो पॉजिटिव रेज सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, उससे जो पॉजिटिव रेज बनेंगी उन्हें प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है जब उसके अंदर से हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसका, ये समझें हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ना इधर, तो बाकी क्या बचेगा, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन उसके पास ऑलरेडी नहीं है और एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, बाकी क्या बचा, एक प्रोटॉन। दैट्स वाई हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव रेज निकलती हैं उन्हें प्रोटॉन भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गिव द यूज़ ऑफ आइसोटोप इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी, मेडिसिन, आर्कियोलॉजी, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड पावर जनरेशन, ठीक है। इनमें आपने एग्जांपल्स के साथ साथ डिटेल से बताना है, पूरा पेज आएगा हेयर, ठीक है। सबसे पहले रेडियोथेरेपी में इसका यूज़ है कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। अगर स्किन कैंसर का ट्रीटमेंट करना हो तो फिर हम फास्फोरस 32 स्ट्रोंशियम 90 लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर से बीटा रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। जो बीटा रेडिएशंस हैं वो क्या करती हैं, वो सिर्फ वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, ऊपर ऊपर स्किन पे ही रहती हैं, ठीक है। इसलिए स्किन कैंसर के लिए ये फास्फोरस 32 स्ट्रोंशियम 90 ठीक है। उसके अलावा कैंसर अगर विद इन द बॉडी हो, बॉडी के अंदर तक रेडिएशंस डालनी हो तो फिर कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें से गैमा रेज निकलती हैं जो अंदर तक चली जाती हैं। फिर है जी ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसन, ठीक है। अगर किसी बीमारी का पता लगाना हो या ट्यूमर का पता लगाना हो बॉडी में, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं आइसोटोप्स को। लाइक आयोडीन 131 का आइसोटोप है, इसको गिलहर्ड गले की थायराइड ग्लैंड में
हमारे गले के अंदर थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर एक डिज़ीज़ हो जाती है किसी को, और वो होती है गॉइटर, गिलहट, ठीक है। उसमें थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से गला भी बहुत सूज के मोटा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी शनाख्त के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है, और बोन ग्रोथ देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए टेक्नीशियम का आइसोटोप यूज़ किया जाता है। देन है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़, ठीक है। फॉसिल्स की एज का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो क्योंकि रेडिएशंस निकालते रहते हैं ना, तो उन रेडिएशंस निकालते रहते हैं, तो वक्त के साथ साथ उनकी अमाउंट कम होती जाती है, ठीक है। तो जितने टाइम के बाद उनकी अमाउंट हाफ रह जाती है उसे कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। कि जितने टाइम के बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अमाउंट हाफ रह गई हो उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ के ज़रिए फिर ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की एज डिटरमिन की जाती है, विच इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव डेटिंग, आइसोटोप डेटिंग, ठीक है। तो पुराने फॉसिल्स हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है, तो उनकी अगर हम एज डिटरमिन करें तो उसे कहते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है। कैसे डिटरमिन करते हैं बच्चों? उनमें कार्बन है C14 रेडियो एक्टिव है, यानी उसमें से रेडिएशन निकलती हैं, तो उसकी हाफ लाइफ का पता होगा इन लोगों को, ठीक है ना, वो लिटरेचर में लिखी होगी। सपोज़ करेंगे उसकी हाफ लाइफ है 2 ईयर्स, ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर्स उसकी अमाउंट हाफ हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जाकर चेक करते रहते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, या जो भी जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो चेक करते रहते हैं कि जब C14 की अमाउंट हाफ रह गई, दैट मीन्स 2 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। अब C14 की अमाउंट जितनी हाफ होती जाती है उतनी इनको पता चलता रहता है कि ऑब्जेक्ट उतना पुराना होता जा रहा है, ठीक है, इतने साल गुजर चुके हैं। इस तरह कार्बन डेटिंग की जाती है। नेक्स्ट है जी केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, के जैसे कि कोई रिएक्शन मॉनिटर करना हो, रिएक्शन का मैकेनिज़्म चेक करना हो। जैसे प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर हमने देखना हो कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है प्लांट के अंदर, कैसे ग्लूकोज बन जाता है, तो उसके लिए हम साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खुद से प्रिपेयर करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड में नॉर्मल कार्बन नहीं होता बल्कि रेडियो एक्टिव कार्बन डाल देते हैं C14, जिसमें से रेडिएशंस निकलें, ठीक है। जब वो C14 डालते हैं तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड बना के जब प्लांट्स को देते हैं तो जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं। तो इसलिए मॉनिटर कर सकते हैं कि कैसे कैसे प्लांट गया और कैसे कैसे सारे स्टेप्स हुए और कैसे ग्लूकोज बन गया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन के, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, फिशन का मतलब है ब्रेकेज, बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना देता है, दैट इज़ कॉल्ड फिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। रिएक्टर का मतलब है बड़े बड़े कंटेनर्स जिनके अंदर ये न्यूक्लियस के रिएक्शन किए जाते हैं, ठीक है। तो U-235-92 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है यूरेनियम का, इसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स बम्बार किए जाते हैं, तो ये इतना बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होके बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई देयर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। और इसमें जो बच्चों न्यूट्रॉन है उसका 1 और 0 है, ठीक है। 235 + 1 कितने में 236, ठीक है। तो इस साइड पे भी टोटल 236 ही आना चाहिए, ठीक है। सारे एटॉमिक मासेस का सम 236 होना चाहिए, फिर आपकी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें जो एनर्जी बहुत सारी रिलीज़ होती है, ये क्या करती है, इस एनर्जी से वाटर हीट अप होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि भाप बन जाती है। फिर उस भाप से टरबाइंस चलते हैं और टरबाइंस से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इस तरह से इसका यूज़ है। ओके, गुड लक।